से पहलगांव का ये अटैक हुआ है तब से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, खास करके एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन में लगी हुई है। वो ये जानने के लिए कि क्या इस पर्टिकुलर अटैक में चाइना, टर्की, हमास इन जैसे संगठनों का और कंट्रीज़ का कोई रोल था या नहीं था। इंटेलिजेंस असेसमेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2-3 बड़े खुलासे दिलचस्प हैं, जिससे कि चीज़ और गंभीर सामने हमारे आती जा रही है। सबसे पहले इंटेलिजेंस असेसमेंट्स ये कहती हैं कि हाल ही में पाकिस्तान में इस अटैक से कुछ हफ्ते पहले हमास के सीनियर लीडर्स, जो कि एक टेररिस्ट संगठन गाज़ा पट्टी में ऑपरेट कर रहा है, वहाँ के सीनियर लीडर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुछ शहरों में पाए गए और साथ ही में वहाँ से निकलकर पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में भी उन्होंने कुछ जाकर मीटिंग्स करी। इंटेलिजेंस असेसमेंट्स भारत की बताती हैं कि सबसे पहले हमास के सीनियर लीडर्स पाकिस्तान की बावलपुर सिटी में गए। बावलपुर 2 पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद जो टेररिस्ट तंजीम है, इस तंजीम का लीडर जो मौलाना मसूद अज़हर है, उसका हेडक्वार्टर्स है। जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स के सवाए बावलपुर में पाकिस्तान आर्मी का बावलपुर कोर, ये वो यूनिट है जो इस समय भारत के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी के तहत पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान की सीमा पर डिप्लॉयड है और वहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स को कवर फायर देता है। इस समय हमास के लोग बावलपुर कोर, जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स बावलपुर में जो मीटिंग करके आए, उससे बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हमास के कुछ लोग ये पहली बार पाकिस्तान नहीं आए हैं। आज से चंद महीने पहले पाकिस्तान के अंदर कश्मीर सॉलिडारिटी डे की सेलिब्रेशन पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर में रावलकोट में किया गया था। ये एक कश्मीर सॉलिडारिटी डे का जो सेलिब्रेशन रावलकोट में हुआ था, वहाँ पर हमास के कुछ बड़े अधिकारी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के लोगों के साथ मिलकर पार्टिसिपेट किए थे। हमास का इस समय का सबसे टॉप लीडर खालिद कदामी, ये व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर रावलकोट में मुलाकात करके आया जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा के लोगों से, और कदामी के साथ साथ मुफ्ती आज़म और बिलाल असलत, इसके साथ साथ मसूद इलियास, असगर खान कश्मीरी, ये सारे लोग इन मीटिंग्स में कश्मीर सॉलिडारिटी डे के दौरान प्रेजेंट थे। हमें एक चीज़ ये समझनी है कि आफ्टर ऑल हमास के बीच में और पाकिस्तान के बीच में इतनी गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ क्यों रही हैं, और क्या आज की डेट में हमास ने ट्रेन किया इन टेररिस्ट्स को जिन्होंने पहलगांव में ये अटैक किया। इसके बारे में एक आज इंटेलिजेंस असेसमेंट बहुत क्लियर कट एविडेंस हमें प्रोवाइड होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहली चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि हमास इस समय पाकिस्तान से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमास के ऊपर जो इजराइल गतिविधियां कर रहा है, जिससे कि हमास के पूरे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को वो तोड़ रहा है। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद हमास इस समय एक इस्लामिक यूनिटी के तहत एक ग्लोबल लेवल का जिहाद, एक पैन इस्लामिक जिहाद को विजुअलाइज कर रहा है। उसको इस समय समर्थन चाहिए उन सारे ऐसे जिहादी संगठनों से जो अलग अलग तंजीम बनाकर अलग अलग देशों में ऑपरेट करते हैं, ताकि उन पर्टिकुलर तंजीम्स के तहत एक यूनिफाइड पैन इस्लामिक जिहाद का नैरेटिव पहली बात तो क्रिएट किया जाए। इंटेलिजेंस लैंग्वेज में हम इसको नेटवर्क्ड टेररिज्म कहते हैं। हमास इस समय नेटवर्क्ड टेररिज्म पे फोकस कर रहा है। वो नेटवर्क्स बना रहा है पाकिस्तान के इन तंजीम लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद से, जिन्होंने अपने ही ट्रेंड मुजाहिदीन हमास को भी प्रोवाइड करे हैं। इसके साथ साथ आज की डेट में हमास अपना प्रेजेंस बना रहा है बांग्लादेश में, जहां पर हिजबुत तहरीर से लेकर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे टेररिस्ट संगठन के साथ हमास ने अपने नाते हाल ही में जोड़े हैं। हमें ये चीज़ समझनी है कि इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो एक दूसरे के कैडर्स को इंस्पायर करें और एक ग्लोबल इस्लामिक स्ट्रगल के लिए लोगों को तैयार करें। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हमास को जो ये वो गतिविधियां पाकिस्तान में कर रहा है, जिसका खमियाजा कश्मीर में अभी देखने को भी मिला, आफ्टर ऑल इस हमास को समर्थन कौन से देश कर रहे हैं? इसके लिए आपको 1 मिनट इतिहास में जाना होगा। हमास 1987 में ग्रुप बना था, हरकत अल मुक़वामिया अल इस्लामिया नाम से। ये जो हमास संगठन बना था इनिशियली 1987 में, इसको समर्थन सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और अन्य मिडल ईस्ट के देश इन लोगों ने दिया था। लेकिन 1990s का जो डेकेड था, उस डेकेड में सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि जितने भी ये मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया लेड देश थे,
अमेरिका की रणनीति के तहत अमेरिका ने सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन जैसे देशों को हमास का समर्थन करने से पहली बात तो धीरे धीरे पीछे करा। जैसे ही हमास का समर्थन इन देशों से घटने लगा, क्योंकि ये देश धीरे धीरे एक एक करके पीछे होने लगे, तो एक हमास को सपोर्ट करने का वॉइड पैदा हुआ। इस वॉइड को इवेंचुअली ईरान ने भरा। कितनी सरप्राइजिंग और आयरॉनिकल बात है कि ईरान एक शिया देश है और इस समय ईरान अभी 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले एक सबसे बड़ा सपोर्टर था हमास का, जो कि एक सुन्नी संगठन है। यहाँ पर ईरान का हमास को सपोर्ट करने का सबसे बड़ा उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, रैशनल ये था कि वो पूरे सुन्नी वर्ल्ड में ये एक मैसेज देना चाहती थी कि आप सुन्नी जितने लोग हैं, आप नापाक लोग हैं, कि आप अपने ही सुन्नियों को मरने दे रहे हैं, आपको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर शिया होने के बावजूद भी इन सुन्नी भाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन ब्यूटी ये है कि क्योंकि अमेरिका के दबाव से जब से सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन एक्सेट्रा ये जितने देश हमास को समर्थन करने से पीछे हट गए, तो ये स्पेस अगर शिया ईरान ने कैप्चर करी तो ये स्पेस सुन्नी वर्ल्ड में एक दूसरे देश ने कैप्चर करी जिसका नाम था तुर्की। तुर्की बहुत लंबे समय से हमास को समर्थन इसलिए भी करता आ रहा था क्योंकि तुर्की को ये लग रहा था कि पहली बात, अगर अन्य सुन्नी देश, खास करके सऊदी अरेबिया जो अपने आप को इस्लाम का फाउंटेन हेड कहता है, यदि वो आज की डेट में हमास को समर्थन करने के लिए तैयार नहीं तो हम उसको समर्थन देंगे। तुर्की का एम्बिशन ये था कि कल को वो पूरे सुन्नी वर्ल्ड के अंदर खड़े होकर ये लीडरशिप के बेसिस पे कह सकता है कि जब बाकी सुन्नी लोगों ने हमास का समर्थन नहीं किया था, जब उन लोगों ने बाकी गाज़ा के लोगों का समर्थन नहीं किया था, तब हम इकलौते सुन्नी देश थे जो उस समय उनका समर्थन कर रहे थे। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि इस पूरे प्रोजेक्ट में तुर्की को एक एडिशनल पार्टनर मिला जिसका नाम था पाकिस्तान। तुर्की को ये लगा कि पाकिस्तान का समर्थन करके, हमास का समर्थन करके वो एक मूवमेंट चला सकता है जिसको आज की डेट में तुर्की की फॉरेन पॉलिसी में हम जानते हैं नियो ऑटोमोनिज्म के नाम से, क्योंकि तुर्की एक पहले अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर का हिस्सा होता था, वो एक इंपीरियल हिस्टोरिकल पीरियड था। तुर्की का एम्बिशन आज की डेट में ये है कि उसी इंपीरियल हिस्ट्री को यूज़ करके वो आज एक रीजनल लेवल पर सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। तुर्की का एम्बिशन ये है कि वो केवल एक इस्लामिक देश नहीं, इस्लामिक देशों का लीडर और सुन्नी देशों का लीडर बनना चाहता है। अब सबसे बड़ी ब्यूटी ये देखिए कि पाकिस्तान के पास उस समय जब तुर्की ने उसको बोला कि हम आपका समर्थन करेंगे, और समर्थन इसलिए करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का जो पोजीशन कश्मीर पे है, हम उस पोजीशन का समर्थन करेंगे, तो उस पोजीशन का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान के पास एक डिलेमा हो गया, क्योंकि पाकिस्तान आज तक भूखा नंगा हमेशा जो है बेसिकली समर्थन पाता था सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से, और सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सपोर्ट से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ हमेशा पॉपुलराइज करी थी। लेकिन क्योंकि आज की डेट में तुर्की एक ऐसा देश था जो कि पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए तैयार था, तो पाकिस्तान के मन में भी ये आया कि मैं तुर्की वाले फैक्टर को क्यों ना एक्सप्लोर करूं। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर मैंने ये तुर्की का ऑप्शन एक्सप्लोर किया तो तुर्की के बीच में और सऊदी अरेबिया के बीच में रिश्ते वैसे ही अच्छे नहीं हैं, क्योंकि तुर्की भी सुन्नी मुसलमान कंट्री है और आज की डेट में सऊदी अरेबिया भी मुसलमान कंट्री है। सऊदी अरेबिया इस्लामिक वर्ल्ड का फाउंटेन हेड है, सुन्नी वर्ल्ड का एक लीडर है, और तुर्की वही सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ी ब्यूटी क्या हुई? सबसे बड़ी ब्यूटी ये हुई कि तुर्की ने इजिप्ट में एक मूवमेंट जो 1920 में हसन अल बन्ना के लीडरशिप में बनी थी, जिसका नाम था मुस्लिम ब्रदरहुड, उसका समर्थन किया। जब तुर्की ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया, मुस्लिम ब्रदरहुड एक ऐसी संगठन है इजिप्ट में जिसको बेसिकली सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड आज की डेट में इजिप्ट को सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहती है, जो कि कतई ही सऊदी अरेबिया को और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को नहीं पसंद है। तो तुर्की ने एक ऐसी चाल चली कि जिससे उसने मुस्लिम ब्रदरहुड को नर्चर करना चालू करा, सपोर्ट करना चालू करा, और जैसे ही उसने ये मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया, पाकिस्तान उस समय क्योंकि तुर्की के गोद में बैठना चाहता था, पाकिस्तान ने तुरंत ही तुर्की के साथ मिलकर मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया। और जैसे ही पाकिस्तान ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर पाकिस्तान के मुंह पर चपेट मारी, जैसे पूरे विश्व की देश बाकी भी मारते रहते हैं। पाकिस्तान के मुंह पे चपेट इसलिए मारी क्योंकि पाकिस्तान को उस समय एक चीज़ समझ आ गई, और यूनाइटेड अरब एमिरेट, सऊदी अरेबिया को भी ये बात समझ आ गई कि ये तुर्की की लाइन को अलाइन कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कश्मीर को लेकर जो रवैया अभी तक प्रो पाकिस्तान होता था, वो चेंज होकर प्रो भारत हो गया। और जैसे ही भारत के पक्ष में सऊदी अरब और साथ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खड़े हुए, उसी समय सबसे बड़ी चीज़ ये हुई
कि उस समय तुर्की जो है उसने पाकिस्तान का समर्थन चालू कर दिया करना। और आज की डेट में अगर आप ब्यूटी देखें तो तुर्की पाकिस्तान के कश्मीर के पोजीशन को समर्थन करता है, और तुर्की आज की डेट में चाहता है कि किसी तरीके से वो कश्मीर के अंदर एक प्लेयर बने। अब ध्यान दीजिए कि क्यों, क्योंकि तुर्की आज की डेट में एक जगह पर हमास का समर्थन कर रहा है, तुर्की दूसरी जगह आज की डेट में कश्मीर घाटी में पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। तुर्की आज की डेट में इस बात को समर्थन करके ये बात सपोर्ट करता है कि हमास कश्मीर भी जाए, क्योंकि अगर हमास कश्मीर जाती है, हमास कश्मीर में जाकर कश्मीर के टेररिस्ट्स के साथ खड़ी होती है, भारत के अंदर टेररिज्म करवाती है, तो एक यूनाइटेड लेवल पर एक बड़ा स्पेक्ट्रम खुल रहा है जो कि एशिया में कश्मीर से लेकर मिडल ईस्ट में हमास से लेकर तुर्की तक खुलता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो तुर्की का जो अम्ब्रेला है, जो उसकी छतरी है, वो कितनी बढ़ गई है कि उसको आज की डेट में एशिया में कश्मीर में समर्थन देने के लिए हमास एक ड्राइवर है जिसका प्रयोग करते हुए वो कश्मीर घाटी में भी आतंकवाद को फैला रही है। और जाहिर सी बात है कि जैसे ही तुर्की आज की डेट में कश्मीर के अंदर हमास के थ्रू आतंकवाद फैलाएगी, तुर्की भारत को चेक में रख पाएगी, और जब तुर्की भारत को चेक में रख पाएगी, पाकिस्तान का समर्थन ले पाएगी, तो इस चीज़ से तुर्की पूरे मुसलमान वर्ल्ड में अपने आप को ये पेश करके इमेज दिखा पाएगी कि देखिए आज हम सिर्फ एक इस्लामिक देश नहीं, इस्लामिक देश में इस्लाम के खिलाफ जितनी मुहिमें चल रही हैं, वो चाहे एक मैन्युफैक्चर्ड मुहिम क्यों ना कश्मीर में हो, वो चाहे क्यों ना एक मुहिम गाज़ा पट्टी में हो, जितने भी ये मुस्लिम स्ट्रगल्स हैं, तुर्की का ऑब्जेक्टिव है कि इन सारे मुस्लिम स्ट्रगल्स के साथ वो केवल एक इकलौता देश है जिसको वो दिखाना चाहती है कि केवल हम खड़े हैं। क्योंकि तुर्की का एम्बिशन, याद रखिएगा, तुर्की का एम्बिशन था कि हम अपने अर्स्टवाइल ओटोमन एम्पायर को रिवाइव करें और रीजनल पावर बने साउथ एशिया में। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि यदि आज की डेट में लश्कर ए तैयबा के द रेजिस्टेंस फ्रंट के लोगों को यदि हमास ने ट्रेनिंग दी, तो इस हमास की ट्रेनिंग के पीछे तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। तुर्की आज की डेट में हमास को खुली छूट दे रहा है कि वो कश्मीर के अंदर जाकर इन कश्मीरी आतंकवादियों को भी समर्थन दे, क्योंकि तुर्की ये बात चाहता है कि हमास से लेकर कश्मीर का जो पूरा फ्रंट है, उस फ्रंट में यदि कोई प्लेयर डोमिनेंट हो तो आज की डेट में वो केवल तुर्की हो, क्योंकि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, कतर, कुवैत, ये सारे के सारे प्लेयर पीछे हट चुके हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल ये उठता है कि ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज आने वाले समय में और डीपली इन्वेस्टिगेट करके इस मामले को पता चलाएंगी, और जैसे ही कुछ इंटेलिजेंस एस्टीमेट प्रिपेयर होगा हम देखेंगे उसको कि क्या वो इंटेलिजेंस एस्टीमेट था। क्योंकि ये बात फैक्ट है कि तुर्की का रोल, हमास का रोल पहलगांव में निश्चिंत है। ये रोल किस प्रकार से है, इंटेलिजेंस एजेंसीज इन तारों को जोड़ रही हैं और बहुत ही जल्द हमारे पास कुछ सनसनीखेज खुलासे आने वाले हैं। लेकिन तुर्की को काउंटर करने के लिए और उसकी इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए भारत क्या कर रहा है? भारत आज की डेट में एक अल्टीमेट गेम खेल रहा है जो कि भारत पहले नहीं खेलता था। क्योंकि अगर आप भारत और तुर्की के रिश्तों के इतिहास को कभी पढ़ें तो उन रिश्तों में एक चीज़ हमेशा आती है कि जब भी तुर्की भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता था और पाकिस्तान का समर्थन करता था, हम उसको बेसिकली इग्नोर कर देते थे। अब नहीं, अब क्योंकि भारत के इस नेशनल इंटरेस्ट कश्मीर के मुद्दे के खिलाफ तुर्की खड़ा है, तो भारत आज की डेट में बहुत सटल लेवल पर काम कर रहा है एक मेडिटरेनियन अलायंस बनाने में। इस मेडिटरेनियन अलायंस में भारत 4 देशों के साथ जुड़ा हुआ है। उन 4 देशों में है एक इजराइल, दूसरा है आर्मीनिया, तीसरा है ग्रीस और चौथा है साइप्रस। ये जो आज की डेट में ग्रीस, आर्मीनिया, इजराइल, साइप्रस का जो मेडिटरेनियन अलायंस है, इस अलायंस के तहत भारत की मुहिम ये है कि तुर्की के आसपास के जितने देश हैं उन देशों के साथ अपने समर्थन, अपने रिश्ते इतने मजबूत कर लो कि वो रिश्ते सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कूटनीतिक लेवल पर नहीं, मिलिट्री लेवल पर, डिफेंस लेवल पर, इंटेलिजेंस शेयरिंग लेवल पर, मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लेवल पर, इन सारी चीज़ों में हो जाए, ताकि इन सारे एरियाज़ में अगर तुर्की आसपास हम उसको जाके इनसर्कल कर लें तो पहली बात, तुर्की इस इंसर्कलमेंट को ब्रेक करने में ही अपनी एनर्जी फोकस करना शुरू कर देगा, कश्मीर में उसका फोकस डाइल्यूट हो जाएगा। दूसरा, भारत को आने वाले समय में एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये करनी है कि तुर्की के अंदर हिजमत मूवमेंट जो है, जिसको लीड करता है फैतुल्ला गुलेन, उस मूवमेंट का समर्थन करना है। क्योंकि आज भारत के ये हित में है
कि अर्डोगान जो टर्की का रूलर है उसके खिलाफ जितने भी ऑपोजिशन कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि तुर्की में अब जब चुनाव होने वाला है अगले साल, उस चुनाव में अर्दोगान अब खड़ा नहीं हो सकता कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशन की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि तुर्की में अर्डोगान ने अपने एक सक्सेसर लीडर जिसका नाम हाकन फिदान है, जो इस समय टर्की का फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि पूर्व इंटेलिजेंस एजेंसी चीफ रह चुका है, उसको नर्चर करके अपना ही सक्सेसर बनाने की तैयारी करके वो बैठा है। लेकिन इस समय तुर्की में ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ऑपोजिशन फोर्सेस को इस प्रकार से मदद दी जाए ताकि आने वाले समय में जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP जो अर्दोगान की पार्टी है उसको चुनावी हार मिले, क्योंकि इस समय इस पार्टी को हराना तुर्की में सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और साथ ही में भारत को एक बड़ा महत्वपूर्ण नैरेटिव पे काम करना है कि तुर्की अपने आप को आज की डेट में किस बेसिस पे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बना रहा है। वो पहली बात तो ना तो साउथ एशिया से जुड़ा है, ना वो मिडल ईस्ट के जोग्राफिकल एरिया में आता है, और सबसे बड़ी बात, तुर्की के पास आज की डेट में इस्लाम की कौन सी होली साइट है? सऊदी अरेबिया के पास मक्का है, मदीना है, जेरूसलम में अलक्सा है। तुम्हारे पास तुर्की में क्या है? कोई इस्लाम की होलीएस्ट साइट भी नहीं है। तो इस नैरेटिव के तहत ये बात को एक अग्रेसिव कैंपेन के तहत पहुंचाना कि आप किस बात से अपने आप को जो है सुन्नी वर्ल्ड का लीडर बना रहे हैं, आपको पूछ कौन रहा है, ये चीज़ अगर भारत आने वाले समय में करती है, जिसमें से एक स्टेप मेडिटेरेनियन अलायंस पे काम हो रहा है, हिजमत मूवमेंट पे काम करना है और इस नैरेटिव बिल्डिंग पे काम करना है, यदि ये तीन चीज़ें होती हैं, तुर्की का गेम ऑटोमेटिकली क्रश होगा। और तुर्की का ये जो एम्बिशन है कि हमास से लेके कश्मीर के इन आतंकवादियों को जोड़कर एक यूनाइटेड उमा, एक प्रकार का इस्लामिक जिहाद का यूनाइटेड लेवल पर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये चीज़ नाकाम हो जाएगी। तो आई होप आने वाले समय में आपको ये एस्पेक्ट्स के बारे में और क्लैरिटी भी मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ हमास का क्या रोल है और हमास का समर्थक तुर्की का क्या रोल है, इस वीडियो के बाद आई बिलीव आपको ये चीज़ें अब गहरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।